नमस्कार। सबसे पहले मैं बहुजन संवाद को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुजन संवाद के इस महिला कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और ये मेरा पहला ही कार्यक्रम है, तो आशा रखती हूँ कि हम आगे भी मिलते रहेंगे। और जो आज का ये जो टॉपिक लिया गया है, समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। आज की तारीख में पूरे देश में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा चल रही है। पर मैं एक एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करूं, सबसे पहले तो आर्टिकल 44 में ऐसा बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि लाना ही चाहिए, लाया जा सकता है, इस तरह से आर्टिकल 44 में कहा गया है। अब रही बात भारत देश की, तो भारत देश विविधताओं का देश है और विविधताओं में ही एकता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग संप्रदाय के लोग, कई तरह के लोग यहाँ रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यदि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करें, तो मैं अपने आप में समझती हूँ कि ये बिल्कुल असंभव है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब में अगर कोई स्त्री विधवा होती है तो उसके ऊपर चादर उड़ा दी जाती है, जिसको करेवा का एक प्रथा है। मतलब उसी के घर का उसका जो देवर है वो उस पर चादर उड़ा देता है और वो उसकी हो जाती है। उसको मतलब उसी घर में रहना है, दूसरा विवाह नहीं करना है। और ये एक प्रथा पंजाब में इसलिए प्रचलित हुई ताकि घर की प्रॉपर्टी घर में ही रहे, घर की स्त्री घर में रहे, घर के बच्चे घर में ही रहे। ये इसके ऊपर तो एक पिक्चर भी बनी थी, एक चादर मैली थी। तो इस तरह की ये प्रथा पंजाब में है। इसी तरह अगर आप साउथ में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तो मुझे मालूम है कि आंध्र प्रदेश में मामा और भांजी के बीच में विवाह होता है। और ये अभी से नहीं, मतलब ये उनकी प्रथा है और ये चली आ रही है। इसी तरह यदि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो नॉर्थ ईस्ट के भी अपनी अलग अलग प्रथाएं हैं। इसी तरह आप आदिवासी जो झारखंड है, जो हमारे गुजरात में भी है, और सभी जगह जहां जहां आदिवासी है, ट्राइबल बेल्ट है, उनकी अपनी अपनी प्रथाएं हैं और वो उसी प्रथाओं को अपना नियम कानून मान के चलते हैं और उसी पे फैसला लाते हैं। जैसे उनकी खुद की जो पंचायतें हैं, वही पंचायतें इन सब कानूनों पे फैसला लेके आती हैं। इसी तरह अपने हिंदू डाइवोर्स एक्ट में भी आर्टिकल 29(2) दिया हुआ है। वो आर्टिकल स्पेसिफिकली कहता है कि जिस जिस भी समाज में जो जो प्रथाएं डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए प्रचलित है, उनको मान्य रखा जाएगा। अर्थात उन्हें कोर्ट में जाकर कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। तो इवन हिंदू डाइवोर्स एक्ट में भी ये एक हिंदू मैरिज एक्ट में भी इस बात की उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। आप जानते हैं, सभी जानते हैं, 2024 में इलेक्शन है और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी डामाडोल चल रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई ऐसे मुद्दे लाने चाहती है जिसको बहुमत बहुजन समाज, मतलब जो बहुमती समाज है, उसको उसमें फायदा दिखाई दे या अच्छा लगे। फायदा तो किसी का नहीं होने वाला। अगर ये महिलाओं के फायदे की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी हिंदू महिलाओं का, जैसे मेरे पहले की मेरी पैनलिस्ट बहनों ने बताया कि ये पहलवानों की, पहलवान महिलाओं की बात कर देखा आपने, साक्षी मलिक, फोगट और इन सबको, बजरंगी पुनिया, इन सबके साथ क्या हालत की। इसी तरह हाथरस की घटना आप लोगों ने देखी होगी। एक शेड्यूल कास्ट की लड़की को, उसको जला के रात के 2 बजे उसको जलाया जा रहा है। उनके माता पिता से अंतिम संस्कार की परमिशन भी नहीं ली। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी अपना लैपटॉप खोल के वो सारी प्रोसीजर देख रहे हैं और वहां खड़े पुलिस के लोग हंस रहे हैं। तो ये अगर महिलाओं की बात करते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं। रही बात, ये कहेंगे कि हम तो मुस्लिम महिलाओं के फायदे की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्किस बानो का आप सबके सामने एक उदाहरण है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उसके परिवार के हत्यारों को 11-11 नराधमों को छोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, उनके फूल हार और मिठाई खिला के स्वागत किया गया।
तो ये किसी भी, चाहे वो हिंदू समाज की महिला हो, मुस्लिम समाज की महिला हो, दलित समाज की महिला हो, वो किसी के फायदे की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। अब रही बात, इनके पास अब एजेंडा तो रहा नहीं है, ये बोलेंगे कि देखो हमने 370 हटा दी। अरे आपने 370 सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में इसलिए हटाई क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा था, आपके राजनीतिक मुद्दे को सेटिस्फाई करता था। आप 371 के बारे में तो बोलिए, 371 तो क्यों नहीं हटाते? क्योंकि 371 नॉर्थ ईस्ट की बात करता है, 371 ए नागालैंड की बात करता है, बी आसाम की बात करता है, 371 सी मणिपुर की बात करता है, 371 डी आंध्र प्रदेश की बात करता है, 371 सिक्किम की बात करता है, जी मिजोरम की बात करता है, एच अरुणाचल की बात करता है, उनको भी स्पेशल दर्जे दिए हुए हैं। तो आप उनकी क्यों बात नहीं करते? क्योंकि वहां से आपको वोट नहीं मिलने वाला है, वो वोट बैंक नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके और अपने राजनीतिक गोल सेट करना चाहती है, और इसीलिए अब उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, इसलिए इन्होंने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी। अब रही बात, ये कहते हैं कि हमने मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक को पारित किया। बिल्कुल ठीक है, जब कानूनी तौर पर पहले इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और उसके बाद कानूनी तौर पर 3 तलाक पे पास हो गया, तो अब इसमें कहाँ लॉ बनाने की बात है? अब इसमें कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? इसी तरह एडॉप्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना दे दिया है डिसीजन, तो अब मुस्लिम परिवार के लोग एडॉप्शन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेंटेनेंस, अब मुस्लिम महिला भी मेंटेनेंस ले सकती है, शाहबानो के केस के बाद से वो भी डिसाइड हो गया है। तो सारे मुद्दे तो डिसाइड हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट बैठी है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, तो फिर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत कहाँ है और किसे है? और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आता है। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आता है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट प्रिवेल ओवर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अलग है और फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल है, जस्टिफाइबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 25 हर एक धर्म को अपनी आजादी देता है कि वो अपने धर्म को अपनी तरीके से प्रोफेस कर सके, उसको प्रैक्टिस कर सके और उसका प्रचार कर सके और उसको अपना सके। तो ये तो धर्म की आजादी पे बहुत बड़ा प्रहार है। सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि मुस्लिम 4 शादी करते हैं, तो अब उसके बारे में भी मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आप सुन लीजिएगा कि बेशक मुस्लिम के पर्सनल लॉ में 4 शादी जायज है, परंतु उन 4 शादी के पीछे भी कुछ कारण है। यदि 4 शादियों के कारण है और उसमें भी ये कारण दिए गए हैं कि यदि कोई पहली पत्नी अगर परमिशन देगी तो ही वो शादी कर सकता है, और उसमें भी कुछ कारण दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में ही वो शादी कर सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि वो अय्याशी करने के लिए ही शादी करे। हाँ, और अगर उसे शादी करनी है, परमिसिबल है, तो उसको इक्वली पहली वाइफ, दूसरी वाइफ, तीसरी और चौथी वाइफ, अगर वो चारों को इक्वली मेंटेन कर सकता है, इक्वली लव अफेक्शन एंड शेल्टर दे सकता है, तो ही वो 4 शादी के लिए जायज है। पर आज की तारीख में सर्वे बताते हैं कि आज भारत देश में मुस्लिमों में 4 शादी अब नहीं हो रही है, क्योंकि ये सामाजिक तौर पे ही अपने आप में बैन बंद हो गया है। इसको बैन नहीं है, पर फिर भी आज आप बताइए 99.9% मुस्लिमों में 4 शादी क्या दूसरी शादी भी अब कोई नहीं करता है। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि ये पॉलीगेमी हट जाएगी। दूसरा, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर आती हूँ। तो प्रॉपर्टी के जो विवाद है, तो हिंदू धर्म में भी विवाद था, मुस्लिम में भी है, महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को इक्वल राइट्स प्रॉपर्टी में मिलने चाहिए, बस यही एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं समर्थन करती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहले आप प्रश्न तो खड़े कर दिए, परंतु मुद्दे तो भेजिए कि कौन कौन से आप मुद्दे बनाएंगे, कौन कौन सी आप उसके अंदर सेक्शंस बनाएंगे, किस आधार पे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं और खास कहना चाहती हूँ कि एक अगर सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो होता क्या है कि या तो समाज बदलता है और फिर कानून बनते हैं, या फिर कानून बन जाते हैं और समाज बदलता है। तो अगर हम मुस्लिम की बात करें और पॉलीगैमी की बात करें, तो अब तो ऑलरेडी समाज बदल गया है।
मुस्लिम समाज बदल गया है, वहां पे अब कानून लाने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरी बात, जब समाज खुद अपने आप में बदल रहा है तो ये यूसीसी लाने का मुद्दा क्या, क्यों लाना चाहते हैं? आखिर में मैं और भी कुछ आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। ये क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से देश की एकता अखंडता बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी। तो भाई मैं कहना चाहती हूँ कि अमेरिका में 50 संघीय राज्य है, 50 राज्य है और 50 राज्यों के 50 कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद भी आज अमेरिका विश्व में पावरफुल और नंबर 1 पे है। तो अमेरिका में क्या ये एकता खत्म हो गई? अमेरिका में क्या यूनिटी खत्म हो गई? 5 अलग अलग संघीय राज्यों के बावजूद भी आज अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है पूरे विश्व में। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बहाने करते हैं ना कि एकता आएगी, अखंडता आएगी, अरे एकता और अखंडता तो ऑलरेडी है। हमारे देश में इतनी सारी धर्म, जातियां, संप्रदाय होते हुए भी हम जिस तरीके से रह रहे हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन एकता और अखंडता के ऊपर ही चलते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो प्रियम्बल है वो भी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिटी एंड सोवरेनिटी के ऊपर ही बेस्ड है। इसीलिए इनके कहने से कोई एकता आ जाएगी ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। ऑलरेडी भारत देश में बहुत एकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपने हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सेट करने के लिए नए नए शिगुफे छोड़ते रहते हैं और समाज को गुमराह करते रहते हैं। दरअसल आज समाज में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। आपने मुझे थोड़ा कम टाइम दिया, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो इन सब मुद्दों पे आप कुछ नहीं कहते हैं, परंतु आपको अगर चाहिए तो आप हिंदू मुस्लिम किस तरीके से लड़ पड़े वैसी ही बात करते हैं। और हिंदुओं के दिमाग में आपने जहर घोल रखा है, गंद घोल दी है, और इस वजह से जो सामान्य हिंदू है उसको ऐसा लगता है कि अरे बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो बहुत सही है, बाकी सब तो देश के दुश्मन है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है, और जो आज की ये आपने डिबेट रखी है, ऐसी डिबेट और रखिए ताकि, और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है और कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर उनको करना ही था तो ये अपने आर्टिकल 371 को भी तो चेंज कीजिए ना, उसके अंदर भी तो स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। अगर उनको करना ही है तो आर्टिकल 49C की बात कीजिए, जहाँ पे 1% जनसंख्या के पास पूरे देश की वेल्थ है और बाकी सारी जनता भूखी नंगी घूम रही है। तो पूरे इक्वालिटी ऑफ वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिए ना, उन सब की बात क्यों नहीं करते? और सबसे अहम मुद्दा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। दोबारा कह रही हूँ कि हमारा जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 को इन्फ्रिज करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। इसीलिए किसी भी हालत में इसको बदल नहीं सकना चाहिए। और दूसरा, हिंदू जो बात करते हैं, मैं मनुस्मृति से लेकर हिंदू धर्म और इनका जो सो कॉल्ड सनातन धर्म है उसकी बात करना चाहती हूँ। अरे सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी और सबसे ज्यादा शोषण तो हिंदू धर्म में है। जो हिंदू धर्म में जो अनुसूचित जाति है, जो शूद्र समाज है, जो अस्पृश्यत समाज है, उसकी अस्पृश्यता दूर करने के लिए तो आप कुछ करते नहीं है। आज अगर एक दलित समाज का लड़का मूछ लेके निकल पड़े और मूछ फेंक दे तो उसकी हत्या तक हो जाती है, उसको घोड़े पर तक चढ़ने नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले भारत देश में जो जाति प्रथा है उसके ऊपर प्रहार कीजिए ना, ये जाति प्रथा पे हटाने की बात कीजिए ना। आप ऐसे जो मूलभूत प्रश्न है उनकी बात तो करते नहीं, और क्योंकि जाति प्रथा है इसीलिए हमारे देश की एकता को खतरा है। और आज की तारीख में मॉब लिंचिंग हो रही है तो उसके निशाना कौन बनता है? या तो दलित समाज का इंसान बनता है या मुस्लिम समाज का इंसान बनता है। तो कहने का मतलब ये लोग टारगेटेड लोग हैं और टारगेट करके इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। मैं समझती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, इसे सरेआम खारिज कर देना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। नहीं तो जहां तक मुझे, इन्होंने तो प्रश्नावली तो 2016 में रख दी थी और उसके ऊपर उत्तर भी 2021 में आ गए थे, तो अब 2023 में दोबारा से खड़ा करने की क्या जरूरत थी? 2021 में ही कर देते ये लोग।
पर अभी 2023 की मालूम है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए इस मुद्दे को भुनाया जाए। अब मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, आर्टिकल 370 का मुद्दा खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म हो गया, तब कुछ रहा नहीं तो लेके आ गए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि इसको खारिज करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। बस इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद परिहार जी, सुनीलम जी, शुक्रिया आपने मुझे आपके इस चैनल पे बुलाया।